स्वागत करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने चैनल एग्जाम नोटिस में। और दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं भारत में पुर्तगालियों का आगमन से रिलेटेड पार्ट थर्ड, जिसमें मैं आज आपको भारत में अंग्रेजों का आगमन से अवगत कराने जा रहा हूं। दोस्तों ये जो है, ये सभी पार्ट थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स है, जो कि मैं आपको केवल ये आपको बता रहा हूं कि भारत में अंग्रेजों का में आए और आकर के उन्होंने क्या क्या मुख्य काम किया। और इससे रिलेटेड जो भी डिटेल होगी मैं आगे आने वाले वीडियो होंगे उसमें आपको पूरा का पूरा इसका डिटेल बताऊंगा। वो भी बहुत पॉइंट वाइज पॉइंट में बताऊंगा, आपका कोई भी दिक्कत ना होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप एसएससी वगैरह का तैयारी कर रहे होंगे, वैसे एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, जो वनडे एग्जामिनेशन है, जो वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, तो उसके लिए एक कंटेंट बहुत ही सफिशियंट है। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगर इससे ज़्यादा आप पढ़ते हैं तो एक तरह से आपका टाइम खराब है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी का और पढ़ रहे हैं यूपीएससी का सिलेबस, तो कहीं ना कहीं आप दिशा भ्रमित हैं। तो मेरे समझ से, मेरे अनुसार आपको उतना ही कमेंट कंटेंट पढ़ना चाहिए जितना कि आपको नीड है। तो जितना आपको नीड है उतना मैं ले आ रहा हूं, आप केवल इस यह वीडियो देखते रहिए। मैं पूरी दावे के साथ कर सकता हूं कि जो सिलेबस, जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट एक बार मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूं, उससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा छूटेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ लेकर आऊंगा कि मैं रिसेंट्स हो या फिर प्रीवियस ईयर हो, उसको मैं इसी पे एक वीडियो बना करके उसका पूरा का पूरा मैं सेट करवाऊंगा। अगर तो आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा आपके लिए बेनिफिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लास 1 और 2 का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत मस्ट है। तो चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं क्लास थर्ड पे। मैंने आपको बताया था कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो पुर्तगाली में 1498 में वास्को डी गामा आया था। उसके बाद 1499 में अपने देश लौटा, ले गया अपने साथ क्या, तो काला मिर्च ले गया था। उससे प्रॉफिट कितना कमाया, 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। फिर मैंने आपको बताया था कि 1502 में पुनः भारत आया और इस बार दूसरी बार भारत आया। उस बार मैंने बताया था कि 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन के अंदर एस्टेब्लिश किया। देन मैंने आपको बताया था कि उसके बाद 1505 से 1509 में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बनकर आके आया फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। उसकी मैंने आपको बताया था कि उसने एकमात्र नीति चलाई, जल नीति, जिसमें मैंने बताया था कि उस नीति के अनुसार क्या होता था कि अरबों के जो समुद्री इलाके पड़ता था अरबों को, उसमें उसको अधिकार करना था। उसके बाद मैंने बताया था कि 1509 से 1515 तक आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसको हम वास्तविक एस्टेब्लिशर मान सकते हैं पुर्तगाली कंपनियों का। और उसके बाद एक बात इम्पोर्टेंट ये है इस बारे में कि अल्फांसो ने ही भारत में आम की खेती शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि उसने क्या किया कि कोचीन को अपनी राजधानी बनाई थी और गोवा को बीजापुर के महाराज आदिल शाही सुल्तान से क्या किया था, उसने छीना था। उसके बाद मैंने बताया था कि 1515 में अल्फांसो की मृत्यु होती है और 1528 ईस्वी में भारत में तीसरी बार वास्को डी गामा आता है। 1529 से 1538 में नीनो डी कुन्हा बनता है, जिसका एक कार्य मात्र इंपॉर्टेंट है, कोचीन से राजधानी गोवा करता है। तो चलिए अब आगे मैं बताया था आपको कि गोवा अपने साथ, पुर्तगालियों जो है अपने साथ कुछ चीजें साथ लेकर आए और भारत को दिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आलू, लाल मिर्च, तंबाकू, जहाज निर्माण करने की जो कला भारतीयों को सिखाई, पुर्तगालियों ने ही सिखाई, चर्च का कैथोलिक मॉडल, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह। फिर मैंने बताया था भारत में डचों का आगमन, जिसमें मैंने बताया कि सबसे पहले 1596 ईस्वी में कॉर्नलिस हाउटमैन आए। उसके बाद 1602 ईस्वी में डचों ने अपनी कंपनी की स्टैब्लिश की। 1605 ईस्वी में अपना पहला फैक्ट्री मुसल्लीपट्टनम के अंदर उन लोगों ने बसाया। उसके बाद मैंने बताया था कि इस कंपनी में मेनली दो तरह का उद्योग था। सबसे पहले मैंने बताया सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा नील उद्योग। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1759 ईस्वी में बेद्रा का युद्ध हुआ। 1759 में बेद्रा का युद्ध हुआ, जिसमें डच और अंग्रेजों के बीच हुआ। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। तो हुआ क्या कि इस युद्ध में हार गए और पूरा पूरा का पूरा व्यापार अंग्रेजों को हाथे बेच करके चले गए थे। और एक और इम्पोर्टेंट मैंने बताया था, उन्होंने एक स्वर्ण सिक्का चलाया था जिसका नाम क्या रखा गया, पैगोडा रखा गया। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं भारत में अंग्रेजों का आगमन। तो पॉइंट है कि 1599 में अकबर के दरबार में सबसे पहला आने वाला जॉन मिल्टन और रॉल्फ फिंच था। एग्जाम में मेनली जॉन मिल्टन रखा जाता है, इसलिए मैंने इसको कलर कर दिया। तो जॉन मिल्टन याद रखना है कि 1599 ईस्वी में अकबर के दरबार में सबसे पहला
आने वाला अंग्रेज जॉन मिल्टन और रॉल्फ फिंच था। अब आप ये प्रश्न करेंगे कि नहीं, भारत में आने वाला पहला अंग्रेज तो सर कैप्टन हॉकिंस था। तो रिटन रूप से जो अभिलेख वगैरह हुआ, अभिलेख या रिटन कहें, रिटन में इसका जिक्र है, इसको केवल अनुमान लगाया गया है। सो आप ये नहीं कह सकते हैं, आप फुल प्रूफ रिटन ये है, इस कारण इसको कहा जाता है कि पहला अंग्रेज आया था कौन, सर कैप्टन हॉकिंस। तो एक बार आप याद रखेंगे कि अकबर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन था, जॉन मॉल्टन और रॉल्फ फिंच था। तो आया 1599 में अकबर के दरबार में आता है दो अंग्रेज, और इससे परमिशन लेता है कि मुझे परमिशन दीजिए कि मैं भारत से व्यापार कर सकूं अपने देश इंग्लैंड, जिसमें आपका भी बेनिफिट होगा, मेरा भी बेनिफिट होगा, मैं आपको कुछ टैक्स के रूप में दूंगा। तो अकबर उसको परमिशन देता है, अतः ये दोनों जाते हैं, और वहीं इंग्लैंड के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिश होता है। याद रखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ बना, तो सबसे पहला बना इंग्लैंड में। इंग्लैंड से आया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश इंडिया कंपनी का 15 वर्षों का एक व्यापार का अधिकार लेकर महारानी एलिजाबेथ से भारत आता है कुछ अंग्रेज। इसको हम 1600 का चार्टर एक्ट भी कहते हैं, 1600 का इसको चार्टर एक्ट भी कहते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ आकर के धीरे धीरे कंपनी का एस्टेब्लिश करता है। आगे क्या होता है मैं आगे आने वाला वीडियो में बताने वाला हूँ। जो अभी इंपॉर्टेंट है आगमन से, वही यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो उसके बाद आता है 1609 में अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी आता है सर कैप्टन हॉकिंस, जो कि शुरुआती दौर में अंग्रेज आए यहाँ भारत में, वो कौन कौन आया उसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो 1609 ईस्वी में आया जहांगीर के दरबार में सर कैप्टन सर हॉकिंस था। इसने क्या किया कि उस समय आया था तो उस समय ऐसे ही व्यापार चल रहा था, मतलब कि उतना जो था उतना फुल प्रूफ व्यापार नहीं चल रहा था। तो उस फुल प्रूफ व्यापार को आगे करने के लिए, फुल प्रूफ व्यापार को एक जान डालने के लिए सर कैप्टन हॉकिंस आते हैं, और आकर के जहां उस समय भारत के अंदर शासन जहांगीर का था उससे रिटेनली लेते हैं कि यहाँ पे मैं अपना कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकूं और यहाँ पे कोई फैक्ट्री बना सकूं। तो जहांगीर आता है और परमिशन लेता है और आकर के अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में लगाता है। ठीक है, और 1613 ईस्वी में अपनी अस्थायी फैक्ट्री सूरत में लगाई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1613 में अपनी अस्थायी फैक्ट्री सूरत में लगाता है। अब देखिए, अब जहांगीर में सर टॉमस आएगा, रोवेगा, किसका प्रतिनिधि था, जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि था कि हमको कुछ और अधिकार दीजिए, हमको कुछ और अधिकार दीजिए। 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में दूसरा अंग्रेज सर टॉमस रो आता है, जो कि जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि था, और ये थोड़ा सा और अधिक क्या करता है, अधिकार लेता है उस समय के तत्कालीन राजा जहांगीर से। अब इसी दरमियान का क्या होता है कि प्रिंस रहता है, राजकुमार रहता है ब्रिटेन का, उसका विवाह राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से हो जाता है और बंबई उसके दहेज में मिल जाता है। अब इसके पास सूरत आ गया, बंबई आ गया। तो 1661 आते आते इसका दो प्रमुख शहर जो कि समुद्री किनारे थे, बंबई और सूरत, अंग्रेजों के अधिकार में हो गया। बंबई और सूरत अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। याद रखिएगा कि बंबई की स्थापना गेराल्ड एंगेरियर ने की थी। मैंने आपको बताया कि 1599 में अकबर के दरबार में आने वाला सर मिल्टन हॉल और रॉल्फ फिंच था। 31 दिसंबर 1600 के ब्रिटिश इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिश होता है और 15 वर्षों का अधिकार लेकर के वहां से चलते हैं, जिसे हम 1600 का चार्टर एक्ट भी कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि 1609 ईस्वी में पहला अंग्रेज अधिकारी सर कैप्टन हॉकिंस आया, जहांगीर से वो परमिशन लेता है और अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम के अंदर एस्टैब्लिश करता है। उसके बाद फिर अपनी स्थायी फैक्ट्री सूरत के अंदर लगाता है 1613 ईस्वी में। फिर 1615 ईस्वी में सर टॉमस आता है, जहांगीर उसके पास रोता है कि थोड़ा सा हमको और परमिशन दीजिए। वो किसका प्रतिनिधि था, जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि था। उसके बाद 1661 ईस्वी में राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से प्रिंस चार्ल्स का शादी होता है और बंबई दहेज में मिलता है। इस तरह बंबई और सूरत दोनों अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर
सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, शेयर तो भी कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मैं डेली वीडियो लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए, मैं डेली वीडियो लाऊंगा। आप ये ना कहें कि कंटेंट कम है, कंटेंट उतना ही मैं दे रहा हूँ। एक कंटेंट है जो कि एसएससी के दृष्टिकोण से काफ़ी, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यूपीएससी का तैयारी नहीं कर रहे हैं अपना टाइम खराब मत कीजिए, क्योंकि बहुत कम पोर्शन का होता है और उतना आपको पढ़ना चाहिए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए, ना कि आपको विद्वान बनना है। विद्वान आप जॉब लेने के बाद बन सकते हैं, लेकिन अभी जो एग्जाम में आ रहा है आप पहले उसको ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप प्लीज़ एक बार प्लीज़ अपने भाई के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए सबसे उपयोगी है, क्योंकि आप कमेंट के माध्यम से जान पाते हैं कि मुझे क्या डिमेरिट है, मुझे में क्या सुधार करनी है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त।